आज के इस लेक्चर में काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के पार्ट में हम आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटी। बेसिकली सर्कुलर मोशन का यही पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और ये बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, हमें किसी तरह का थ्योरेटिकल डाउट नहीं होना चाहिए, मैथमेटिकल लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। जो भी मैथमेटिकली अपने को समझना है वो हमें बहुत एकदम स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लिया ये सर्कल है, इस सर्कल में कोई पार्टिकल यहाँ से मोशन स्टार्ट करता है, t = 0 पर यहाँ है, फिर कुछ देर बाद हमारा पार्टिकल यहाँ चला गया, तो पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो गई। यहाँ मान लेता हूँ v और अभी मान लेता हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही है। यहाँ पर इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई है, बदल गई है। और ये एंगल यहाँ पर थीटा है, इसका रेडियस r है और ये जो आर्क बना रहा है इस आर्क की लेंथ कितनी है, s है। हम इसे डिस्क्राइब करने के लिए दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो एंगुलर हमारी क्वांटिटीज़ हैं, एंगुलर क्वांटिटीज़ कौन कौन है, मोशन को डिस्क्राइब करना सीखना चाहते हैं। जब तक हम मोशन को डिस्क्राइब नहीं करना जानते हैं तब तक आगे हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन हमारे लिए इसेंशियल है। एंगुलर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी थी, थीटा लिया, दैट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। ओमेगा दैट वाज एंगुलर वेलोसिटी एंड अल्फ़ा दैट इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन। हमने एंगुलर क्वांटिटीज़ पढ़ लिया। अब हमारे पास लीनियर क्वांटिटीज़ कौन कौन है। लीनियर क्वांटिटीज़ यदि हम यहाँ पर लेना चाहें, लीनियर क्वांटिटीज़ में एक तो s इज़ द आर्क लेंथ जो डिस्टेंस कहलाएगी। एक लीनियर क्वांटिटी कौन सी हो गई, डिस्टेंस ले सकते हैं, ये अपने को लेना है। इसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं। दूसरा है पोजीशन वेक्टर, r जो है रेडियस के लॉन्ग लेंगे, पोजीशन वेक्टर। यदि अपने को पोजीशन नहीं पता है, पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर नहीं जानते हैं तो वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगी ये वेलोसिटी एरो नहीं लगाया, केवल v लिख दिया तो स्पीड इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ऐसे आप बता सकते हैं। इसके बाद एक्सेलरेशन होंगे, लीनियर एक्सेलरेशन a, a इज़ लीनियर एक्सेलरेशन, जिसको हम केवल एक्सेलरेशन लिखेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन। ये अभी डिटेल में हम सब पढ़ें। ये जो एक्सेलरेशन है इसके दो पार्ट होंगे, एक स्पीड के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा तो at कहलाएगा, at इज़ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड दूसरा होगा ac या an, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, जो भी अपना नाम रखें, हम लोग इसको सेंट्रीपिटल का मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन अलॉन्ग द रेडियस। हमें क्या करना है कि ये जो एंगुलर क्वांटिटीज़ हैं और ये जो हमारी लीनियर क्वांटिटीज़ हैं इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। अब एंगुलर और लीनियर क्वांटिटीज़ के यदि हम डायरेक्शन देखें या कौन से वेक्टर है कौन से स्केलर है, ओमेगा हमने देखा था कि दैट वाज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यदि हमारा पार्टिकल जैसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर ओमेगा होगा, और यदि स्पीड बढ़ रही होगी तो अल्फ़ा भी ऊपर की तरफ होगा, स्पीड कम हो रही होगी तो अल्फ़ा नीचे की तरफ होगा, और यदि स्पीड कांस्टेंट होगी तो वहाँ पर अल्फ़ा नहीं होगा। अल्फ़ा इज़ योर एवरेज एक्सेलरेशन। हमें इस पूरे पोर्शन में इनके रिलेशन निकालना है, इन क्वांटिटीज़ को डिफाइन करना सीखना। इससे पहले मैं आपको एक वेक्टर रिलेशन सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक हम आगे डायरेक्शन निकालने के लिए, या हम जैसे मान लेते हैं एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पहले हमें वेलोसिटी को वेक्टर के फॉर्म में लिखना सीखना होगा। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो रिक्वायरमेंट होगी, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। उसके लिए हम कुछ यूनिट वेक्टर्स डिफाइन कर लेते हैं। हम यूनिट वेक्टर इसलिए लेते हैं जिससे हम जो है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन उनके टर्म्स में बता सकें। हमें यहाँ पर लेना है यूनिट टेंजेंशियल एंड यूनिट रेडियल या नॉर्मल, कुछ राइटर नॉर्मल लिखते हैं, नॉर्मल वेक्टर्स। तो यूनिट टेंजेंशियल वेक्टर एंड यूनिट रेडियल वेक्टर। मैं टेंजेंशियल वेक्टर को सिंबल लिखूँगा ET, ये कहलाएगा यूनिट
टेंजेंशियल यूनिट टेंजेंशियल वेक्टर, और ये ER, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल होता है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ET इज़ द यूनिट टेंजेंशियल वेक्टर एंड ER इज़ यूनिट रेडियल मतलब along द रेडियस, यूनिट रेडियल वेक्टर। क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं सो इनका मैग्नीट्यूड होगा ET का मैग्नीट्यूड, ER का मैग्नीट्यूड, और ये आएगा कितना 1। क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं इसलिए हम यूनिट वेक्टर्स क्यों हम डिफाइन करते हैं, डायरेक्शंस बताने के लिए। सो यूनिट वेक्टर्स आर डिफाइंड टू टेल द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग क्या करते हैं, उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन बताने के लिए उसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यूनिट टेंजेंशियल वेक्टर हो गया और यूनिट रेडियल वेक्टर हो गया। अब इसको जो है हमें रिप्रेजेंट करना है कि कैसे होगा, इनकी वैल्यू क्या होगी। सो हम ऐसा करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर ये एक सर्कल बना लिया कि ये हमारा एक पार्टिकल है जो इस तरह के सर्कल में चक्कर लगा रहा है, ये इसका सेंटर हो गया, इधर की तरफ मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, इधर की तरफ वाई। हम रेक्टेंगुलर क्वाड्रेंट में काम करेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हम अपने मोशन को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में ही डिस्क्राइब करें। हम पोलर कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, बट क्योंकि ये 2 डायमेंशन में तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का कोई मतलब नहीं है। सो हम यहाँ पर केवल और केवल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं। यहाँ पर मेरा पार्टिकल है किसी टाइम पर, और यदि पार्टिकल है सो ये तो रेडियस है, मान लेता हूँ मैं रेडियस कितना है r है, और ये जो एंगल है वो कितना बना रहा है थीटा। सो इसके इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ ये मैं रेडियल वेक्टर लूँगा। सो आवर यूनिट रेडियल वेक्टर इज अलोंग द रेडियस एंड इट इज़ आउटवर्ड, इट इज़ अवे फ्रॉम द सेंटर। तो रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई, इट इज़ अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड इट इज़ पॉइंटिंग आउटवर्ड, ये डायरेक्शन हमने मान लिया। अब यहीं पर जो टेंजेंशियल वेक्टर है, मान लेते हैं पार्टिकल मेरा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसे घूम रहा है। सो मैं इसको टेंजेंशियल वेक्टर तो अलोंग द टेंजेंट होगा, सो इसके इधर की तरफ टेंजेंशियल वेक्टर लूँगा ET, इट इज़ द यूनिट टेंजेंशियल वेक्टर। सो ET इज़ अलोंग द टेंजेंट। सो जब हमारा पार्टिकल सर्कल में चक्कर लगाएगा, मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ चला गया तो इसकी वेलोसिटी इधर हो गई, पार्टिकल यहाँ आ गया तो वेलोसिटी इधर हो गई, पार्टिकल यहाँ आ गया तो इधर हो गई, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। सो हमारा पाथ कैसा है, सर्कल है, तो किसी भी पॉइंट पर, सपोज मैं इस पॉइंट पर लेता हूँ, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो टेंजेंट की तरफ होगी। तो आगे हम इसे मैथमेटिकली लिखेंगे कि आखिर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग दी टेंजेंट कैसे है। सो हमने ये ले लिया, हमारे पास जो भी होंगी, हमें अपने जो भी वेक्टर रिप्रेजेंट करना है वो हम एक्स वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई लेंगे, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे लेंगे, और हम 2 एडिशनल वेक्टर ले रहे हैं, एक रेडियस के लॉन्ग जिसको मैंने ER लिख दिया, और एक टेंजेंट के लॉन्ग जिसको मैंने ET लिख दिया। अब थोड़ा सा आप समझिए, यहाँ पर ये है, और यदि मैं यहीं पर ऐसे इसको बना लूँ तो आप देखिए जेड बना हुआ है, तो ये एंगल थीटा है। सो ये वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। अब यदि मेरे को इनके कंपोनेंट लिखना है इन दोनों वेक्टर्स के, सो मैं काफ़ी आसानी से इनके कंपोनेंट्स लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर आगे लिखेंगे इसको। जैसे ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ये कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। सो थीटा एंगल पर मैं एक वेक्टर बना देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया यूनिट वेक्टर है, ये ER यूनिट वेक्टर, और इसका एंगल कितना है, थीटा है। और जो ET है वो इससे 90 डिग्री पर है, और वो इधर से एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर था, और ये भी एक्स एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो कितने एंगल पर है, 90 माइनस थीटा पर है। सो इधर की तरफ, ये इधर की तरफ है। यहाँ बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आराम से पहले इनको समझिए। ऐसा नहीं है कि यदि हम इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं, ये पोर्शन अपने नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत होगी पढ़ने में। हाँ, ये रेफरेंस के लिए कि कभी आप भूल गए, आपको कोई चीज़ मैथमेटिकली सीखना है, तो ये आप यहाँ से रिफ़र कर सकें। सो ये आपके रेफरेंस के लिए है, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि अपने आप इंडिपेंडेंटली आप इसे लिख पा रहे हैं, नहीं, बट दैट इज़ इसेंशियल। हम कुछ मैथमेटिकली आगे सॉल्व करना चाहें, वेलोसिटी निकालना हो, एक्सेलेरेशन निकालना हो, तो हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो हमारे पास 2 वेक्टर हो गए, एक हो गया
रेडियल यूनिट रेडियल वेक्टर विच इज अलोंग द रेडियस, उसका सिंबल मैंने ई आर लिखा और वो कितने एंगल पर है, एक्स थीटा एंगल पर, दूसरा एंगल है ई टी। सो ई आर एंड ई टी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो ई आर रेडियल वेक्टर एंड ई टी टेंजेंशियल वेक्टर आर परपेंडिकुलर, आप देख लीजिए है ना, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनमें एक बात होती है कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो ई आर डॉट ई टी इज इक्वल टू जीरो। सो अभी आगे हम इसको वेरीफाई करेंगे, लेकिन इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। वो होगा ही होगा, क्यों होगा, रेडियस के परपेंडिकुलर ये यहाँ पर जो टेंजेंट है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये रेडियस के लॉन्ग है और ये टेंजेंट के लॉन्ग है। तो किसी भी सर्कल में जो उसका टेंजेंट है और जो रेडियस है वो एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं। बट हम आगे मैथमेटिकली इस बात को वेरीफाई कर लेंगे तो हमारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी हमें। अब मेरे को ये जो ई आर या ई टी है इसको आई और जे के फॉर्म में लिखना है। आई यूनिट वेक्टर किधर की तरफ होगा, एक्स की तरफ होगा। सो अब मेरे को इनके कंपोनेंट लिखना है। सो कंपोनेंट लिखने के लिए आप देखिए कैसे लिख सकता हूँ मैं फिर से यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ पर ये मैंने क्या लिया, ई आर वेक्टर, और इसका एंगल कितना है, थीटा। सो ये मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ, ये एक्स कंपोनेंट होगा ई आर कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट होगा ई आर साइन थीटा। ये अपने को पता है कि यदि हम इसके कंपोनेंट लिखना चाहते हैं यहाँ पर, तो हम बहुत आसानी से इसके कंपोनेंट बता सकते हैं। यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा और ये इसका वाई कंपोनेंट होगा। सो यदि मेरे को कंपोनेंट लिखना है, सो ई आर जो वेक्टर है उसका ये एक्स कंपोनेंट कौन सा होगा, कॉस ये वाला होगा, और साइन ये होगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के सामने वाला तो साइन में आएगा, तो ये साइन हो गया और ये कॉस वाला कंपोनेंट। तो ई आर होगा कितना, ई आर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा में यही होगा उसका मैग्नीट्यूड, लेंथ, इस वेक्टर की लेंथ 1 है, ये मैंने लिखा नहीं है अभी, साइन थीटा, और ये जे हो गया। ये कितना हो गया, ई आर कॉस थीटा, और ये ई आर साइन थीटा आ गया। अब ई आर का तो मैग्नीट्यूड कितना है 1 इंटू कॉस थीटा इज कॉस थीटा, सो इट इज़ कॉस थीटा आई कैप प्लस ये ई आर का मैग्नीट्यूड 1 है तो साइन थीटा जे कैप। अब आप देखिए इसके यदि मैग्नीट्यूड निकाल के देखेंगे तो डेफिनेटली ये 1 आएगा, निश्चित रूप से 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यदि आप इसका मॉड निकालते हैं, मॉड ई आर, सो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आप वेक्टर थोड़ा रिवाइज कर लेना, आई के साथ कॉस थीटा है, सो यहाँ हो गया ये कॉस स्क्वायर थीटा, और जे के साथ साइन थीटा है तो ये हो गया साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1। तो यहाँ पर जो ई आर है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। इसीलिए मैंने लिख दिया, यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड वो होगा ही होगा। सो ये तो आ गया आपका यूनिट रेडियल वेक्टर। सो जो यहाँ पर यूनिट रेडियल वेक्टर है ये अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ई आर चूँकि इसका लेंथ कितना है 1 है, सो ये जो वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होगा तो 1 कॉस थीटा और ये 1 साइन थीटा, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, बिना कुछ लिखे आप ये डायरेक्ट हमेशा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, किसी वेक्टर के लिए होता है, यदि हमारे पास कोई वेक्टर है तो हम उसके कंपोनेंट को ऐसे लिख सकते हैं। अब मेरे को इसका दूसरा वेक्टर लिखना है, यूनिट टेंजेंशियल वेक्टर। सो ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ वाई है, और मैंने अभी आपको बताया था कि किधर की तरफ है, सो ये इधर की तरफ होगा, और ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, और ये ई टी है, दिस इज़ योर वेक्टर ई टी, और इसका भी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब ये एक्स कंपोनेंट निगेटिव साइड में है, वाई कंपोनेंट ऊपर है, सो ये जो ई टी की वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ये कितना होगा माइनस, और ये कॉस होगा इधर वाला, ये दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कॉस और एक साइन। तो एक्स निगेटिव साइड में है, वाई पॉजिटिव साइड में है, तो एक्स के साथ माइनस लगा दिया और वो कॉस होगा। सो कॉस 90 माइनस थीटा आई कैप प्लस मैग्नीट्यूड 1 है तो मैंने 1 हटा दिया, और यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा जे कैप। आप चाहें तो लिख सकते हैं, ई टी है तो ई टी का मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, ई टी वेक्टर, सो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो ये 1 इंटू कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा, तो मैंने 1 हटा दिया है। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप, और साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये ई टी हो गया।
सो आप जो है ऐसे आराम से बता सकते हैं। सो आप ये सब ईजिली कर सकते हैं। सो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायग्राम बनाया था, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायग्राम बना करके हमने इसको, ये यहाँ हो गया तो अपने आप 90 डिग्री पर तो सेकंड में चला जाएगा। इस तरीके से हमने बना लिया। किसी भी टाइम पर आप जनरल पार्टिकल के लिए आप लिख सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि हमें एक यहाँ पर हमने सर्कल में यूनिट रेडियल एंड यूनिट टेंजेंशियल वेक्टर लिखना सीख गए। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अपने को यहाँ सीखना है कि इनका रेट ऑफ चेंज क्या होता है। सो नेक्स्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ ई आर एंड ई टी। इनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगी, डायरेक्शन। क्यों नहीं मैग्नीट्यूड चेंज होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड तो 1 है। सो केवल और केवल इनका डायरेक्शन चेंज होगा। यूनिट वेक्टर हम यूज ही करते हैं केवल और केवल डायरेक्शन के लिए। तो हमें ये निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ ई आर एंड ई टी। दो छोटी छोटी बातों की ज़रूरत पड़ेगी हमें, जो मैं इधर कहीं लिख देता हूँ साइड में। ओमेगा जो था दैट वाज डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा डी बाई डी थीटा, मैं साइन थीटा यदि लिखता हूँ तो ये कॉस थीटा के इक्वल होगा। तीसरा डी बाई डी थीटा, यदि मैं कॉस थीटा लिखता हूँ तो ये माइनस साइन थीटा होगा। ये तो ये हो गया। अब इसी बात को मैं फंक्शन ऑफ फंक्शन के लिए भी लिखना चाहता हूँ। फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब ये हो गया कि डी बाई डी टी है, लेकिन यहाँ साइन थीटा है, ये टी है और ये थीटा है। सो मैं मान लूँगा कि थीटा ही है, तो साइन का डेरिवेटिव मैंने क्या बताया, कॉस थीटा, और इसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। ये हो गया, डी टी नीचे था आ गया। सो मैंने थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सब बेसिक मैथ में कवर कर लिया है हमने। डी बाई डी टी इंटू कॉस थीटा, कॉस का डेरिवेटिव कितना है माइनस साइन, तो साइन थीटा लिख दिया। और इनके ऊपर वाला है जैसे, तो इसका डेरिवेटिव लिख देंगे डी थीटा बाई डी टी। सो हम जो है इस तरीके से बता सकते हैं डी थीटा बाई डी टी इज योर ओमेगा। सो यदि हम डी बाई डी टी साइन थीटा लिखते हैं तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी होगा। ओमेगा तो हम इस पर्टिकुलर केस में लिखेंगे। सो हमें इन डेरिवेटिव्स की ज़रूरत होगी। अब मेरे को क्या करना है कि इनका रेट ऑफ चेंज लिखना है। सो फर्स्ट मैं लिखना चाहता हूँ, जैसे मुझे लिखना है डी बाई डी टी इंटू ई आर। इसका क्या मतलब हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट रेडियल वेक्टर। इसका मतलब ये होगा कि रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन किस रेट से चेंज हो रही है। इसका मीनिंग होगा डी बाई डी टी ई आर। मैथमेटिकली इसको क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट रेडियल वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यूनिट रेडियल वेक्टर, किसी वेक्टर की दो बातें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा और बची डायरेक्शन, तो क्या चीज़ चेंज होगा, मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो मैं निकाल रहा हूँ कि टाइम के साथ इसका जो है डायरेक्शन किस रेट से चेंज होगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। अब आप देखिए डी बाई डी टी ई आर मैंने पीछे आपको पढ़ा दिया है, ये आ जाएगा कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। एक बार रिकैप करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये आप देखिए ई आर मैंने माना था कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ। सो अभी मैंने आपको बताया कॉस थीटा और डी थीटा है, कॉस थीटा और डी टी। सो ये कॉस का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन। सो माइनस साइन थीटा ये हो गया, और डी थीटा बाई डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे आप, डी थीटा बाई डी टी, और ये आई कैफ हो गया, प्लस साइन का ये डेरिवेटिव कितना है कॉस, तो ये कॉस थीटा कर दिया। यहाँ डी टी है, यहाँ थीटा है। सो मुझको क्या करना पड़ेगा, इसके डी थीटा बाई डी टी से मल्टीप्लाई करूँगा, और यहाँ कितना हो गया जे कैप। अब आप देखिए डी थीटा बाई डी टी इज योर ओमेगा। सो यहाँ ये जो डी थीटा बाई डी टी ओमेगा लिखूँगा। सो माइनस ओमेगा इंटू साइन थीटा, और ये आई कैप हो गया, और ये ओमेगा इंटू ये कुछ मैंने गड़बड़ लिख दिया, ये जो डी बाई डी टी है ये कॉस है, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा हो जाएगा। सो ये भी ओमेगा है, सो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू कॉस थीटा, और ये कितना हो गया जे कैप। अब ओमेगा तो ले लेंगे आप कॉमन, सो माइनस ओमेगा बाहर आ गया, और ओमेगा बाहर आ गया, माइनस नहीं। सो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप,
और ये क्या था, ईटी था, दैट इज योर ईटी। तो आप वहाँ देख सकते हैं ओमेगा इंटू ईटी ये हो गया, और ये डी बाई डी टी इंटू ई आर हो जाएगा। सो ना तो ई आर कॉन्स्टेंट होता है और ना ही ई टी कॉन्स्टेंट होता है। ये कोई रटना उटना नहीं है, कभी काम आए, आपको कुछ मैथमेटिकली वेरीफाई करना है तो आप देख देख के लिख सकते हैं, आपको पूरे जीवन काम आने वाला नहीं है। इसमें हम बहुत छोटी सी बात ये समझना चाहते हैं कि जब सर्कल में कोई बॉडी चक्कर लगाएगी तो उसमें चेंज दो तरीके से हो सकते हैं। उसके मैग्नीट्यूड के कारण चेंज हो सकता है, उसकी डायरेक्शन के कारण चेंज हो सकता है। हम आगे कभी यदि वेक्टर के फॉर्म में कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो हमें प्रॉपर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में कोई समस्या नहीं हो, इसलिए हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। सो डी बाई डी टी ई आर किसके इक्वल हो गया, ओमेगा इंटू ई टी के इक्वल हो गया। आप जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मान लेते हैं से ओमेगा आ जाएगा, तो किस रेट से चेंज हो रहा हो ओमेगा, जिस रेट से पार्टिकल रोटेट कर रहा होगा उसी रेट से उसका रेडियल वेक्टर रोटेट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रेडियल वेक्टर, रेडियस वेक्टर तो पार्टिकल के साथ साथ ही घूम रहा है। यदि पार्टिकल 10 रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रहा है तो उसका रेडियल वेक्टर भी 10 रेडियन पर सेकंड से ही रोटेट करेगा, ये इसका मतलब हुआ। अब आप दूसरा देख लीजिए, दूसरा मेरे को क्या निकालना है, डी बाई डी टी इंटू ई टी, ई टी मतलब यूनिट टेंजेंशियल वेक्टर, एंड डी बाई डी टी ई टी, ये आप उधर से देख सकते हैं, मैंने बता रखा है माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। चेक करने में कोई समस्या नहीं है अपने को, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे ई टी था। सो आप देखिए माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा। सो जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन विल बी कॉस। सो यहाँ हो गया माइनस कॉस थीटा, और ये थीटा है डी टी है, सो डी थीटा बाई डी टी से मल्टीप्लाई होगा। सो डी थीटा बाई डी टी इंटू आई कैप, और एक कॉस है, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा, और ये थीटा है और ये टी है, सो यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा डी थीटा बाई डी टी से। सो ये हो गया डी थीटा बाई डी टी, और यहाँ गया है जे कैप है। अब आप थोड़ा सा इसको आगे लिख करके देखिए, माइनस तो बाहर ही आ जाएगा, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा है, सो माइनस ओमेगा कॉस थीटा आई माइनस ओमेगा साइन थीटा जे। ये डेरिवेटिव्स क्या हैं, ये मैंने आपको पीछे रिवाइज करा दिया इसीलिए पहले से, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। अब कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे इज़ योर ई आर, से ये हो जाएगा माइनस ओमेगा इंटू ई आर। सो आप यदि याद करना चाहें तो याद रख सकते हैं, नहीं याद करना चाहें तो जब कभी कोई चीज़ आपको मैथमेटिकली वेरीफाई करना है, नहीं वेरीफाई करना, लॉजिकली आप समझना चाहते हैं तो भी आप यह देख लीजिए। सो दोनों का रेट ऑफ चेंज किस पर डिपेंड करता है, ओमेगा पर डिपेंड करता है। इसका मतलब पार्टिकल जिस रेट से रोटेट करेगा उसका रेडियल वेक्टर और उसका टेंजेंशियल वेक्टर भी उसी रेट से रोटेट करेगा, क्योंकि उसको घूमना तो पार्टिकल के साथ ही है। अब आप देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई हमारे पास, इसका जो रेट ऑफ चेंज का डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल की डायरेक्शन में, इट इज अलोंग द टेंजेंट। सो rate of change of radial unit vector will be in the direction of the tangential vector, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। rate of change of unit tangential vector is along minus ER, ओमेगा तो उसका magnitude है minus ER, so rate of change of unit tangential vector will be towards the center। so जो ET by ये rate of change of tangential vector का जो direction है that is towards center। so rate of change of unit tangential vector is towards center, rate of change of ET is towards center, मतलब टेंजेंशियल वेक्टर का रेट ऑफ चेंज है वो किधर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, और रेडियल वेक्टर का रेट ऑफ चेंज किधर है, टेंजेंस की तरफ। ई आर माइनस ई आर बाहर की तरफ था, सो ये माइनस ई आर जो है अंदर की तरफ होगा। आप चाहें तो इसे बना सकते हैं, ये ऐसे था, कहीं पर भी मान लिया ये मेरा पार्टिकल है और मैंने ई आर आपको इधर की तरफ बताया था। सो माइनस ई आर किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। सो इधर ये माइनस ई आर इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ हो गया। सो ई टी का जो रेट ऑफ चेंज है वो इधर होगा। ई टी तो इधर है, ई टी इस डायरेक्शन में है, लेकिन उसका रेट ऑफ चेंज किधर है, सेंटर की तरफ है, क्योंकि ई टी या पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो ई टी इधर होगा, पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो ई टी इधर होगा,
पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो ई टी इधर होगा। तो ये हर जगह तो ई टी यही है, ई टी इज़ द यूनिट टेंजेंशियल वेक्टर, इट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द टेंजेंट, लेकिन इसका रेट ऑफ चेंज इधर की तरफ है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ द टेंजेंशियल वेक्टर इज टुवर्ड्स द सेंटर बिकॉज ये माइनस ई आर है। अब हम इसके बेसिस पर आगे जो है अपने कोई भी क्वेश्चन डिराइव कर सकते हैं। सो थोड़ा फर्स्ट टाइम लर्नर के लिए टफ होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी सी बात है और हम बहुत आसानी से इसको लिख पाएंगे, समझ पाएंगे, बट मैंने दो चीज़ें आपको बताई, यूनिट टेंजेंशियल, यूनिट रेडियल वेक्टर। टेंजेंशियल वेक्टर को ई टी से लिखा, रेडियल वेक्टर को ई आर से लिखा, दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो मैग्नीट्यूड 1 लिख दिया। मैंने पार्टिकल को यहाँ कहीं मान लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ई आर इधर की तरफ, ई टी इधर की तरफ मान लिया, और मेरा पार्टिकल जो है वो एंटी क्लॉक चल रहा है। मैंने दोनों वेक्टर को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, चूँकि दोनों 90 डिग्री पर हैं तो उनको डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। आगे आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने ई आर का कंपोनेंट ले लिया, किसी वेक्टर का कंपोनेंट लेते हैं तो ये कॉस थीटा हो गया और ये साइन थीटा हो गया। तो यहाँ आ जाए कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, और इसके लिए लिया तो माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे हो गया। इसके बाद मैंने आपको उसका रेट ऑफ चेंज बता दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ ई आर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ ई टी। तो डी बाई डी टी ई आर जो है वो कितना हो गया, ओमेगा इंटू ई टी के इक्वल हो गया, एंड डी बाई डी टी ई टी जो है माइनस ओमेगा इंटू ई आर। ओमेगा मैग्नीट्यूड है और ई आर उसके डायरेक्शन को बता रहा, माइनस यहाँ बता रहा कि डायरेक्शन किधर की तरफ है, माइनस ई आर की तरफ है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेक्टर will be toward the center and its magnitude will be is equal to omega। अब हमारे टूल्स तैयार हो गए हैं तो अब हम रिलेशन वर्कआउट कर सकते हैं। सो यहाँ से हो गया रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़। सो लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज़ के बीच में हम रिलेशन बताना चाहते हैं। सो ये फेयरली ईजी है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। ये पार्टिकल हो गया जो सर्कल में चक्कर लगा रहा है। मैंने मान लिया कि मेरा पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ था और किसी टाइम पर ये यहाँ पहुँच गया, किसी टाइम t पर यह हो गया। इसका एंगल कितना है थीटा, रेडियस कितना है r, और ये पहले इधर था, मान लिया v। और अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बाद में देखेंगे, और ये कितना हो गया, s हो गया। So angle is equal to arc divided by radius, ये होता है। So angle is theta, arc is s by r। So angle is equal to arc by radius, ये angular displacement हो गया, and s is your arc length, that is the distance। ये आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप s is equal to कितना लिख सकते हैं, थीटा इंटू r। अब जो थीटा है वो तो कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये जो s है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, s इज योर डिस्टेंस। पार्टिकल कितना दूर गया, डिस्टेंस मतलब आर्क लेंथ, दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क, ये डिस्टेंस है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट s एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सर्कम्फरेंस। तो ये आ गया। सो हम यहाँ पर क्या चीज़ बता पाए, ये फर्स्ट पॉइंट लिख लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन हो गया। अब हमें आगे क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सो सेकंड में मेरे पास क्या है, s इज इक्वल टू थीटा इंटू आर मैंने पढ़ा, इसको दोनों तरफ टाइम से डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। सो डी एस बाई डी टी और यहाँ डी बाई डी टी थीटा इंटू आर। रेडियस है उसका तो कांस्टेंट ही है, एंड डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, तो r एंड डी थीटा बाई डी टी ओमेगा। सो ये डी एस बाई डी टी एंड डी एस बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज योर स्पीड, तो v हो गया। v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, s इज योर डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ये वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, ये क्या चीज़ है, स्पीड है, दिस इज स्पीड। और यहाँ आप जरूर लिख लेना, इट इज़ नॉट वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही, स्पीड। एंड ओमेगा इज़ एंगुलर स्पीड, आप चाहें तो उसे वेलोसिटी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने, एंड आर इज़ द रेडियस। यदि आपको उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सो वेक्टर फॉर्म में होता है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का अपने को पता है, लिख सकते हैं, ये आप याद रखिए, है ना, आर क्रॉस ओमेगा नहीं होगा, ओमेगा क्रॉस आर होगा, ये ध्यान रख सकते हैं आप। सो यहाँ पर क्या चीज़ हो गया, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। v इज इक्वल टू आर ओमेगा विना वेक्टर के, यदि आप वेक्टर के साथ लिखना चाहते हैं। सो अब ये क्या हो गई,
लीनियर वेलोसिटी हो गई। सो दिस इज़ वेलोसिटी एंड दिस इज़ एंगुलर वेलोसिटी। सो ये यदि आप लिखना चाहते हैं, ऐसे एरो लगा के नहीं लिखें, v जो है ये v इज़ नाउ योर वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब लीनियर वेलोसिटी लिख सकते हैं, बट सिंपली वेलोसिटी। एंड ओमेगा तो अपने पढ़ ही रखे हैं ऊपर, ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है। सो ऐसे हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में बता सकते हैं। अब जब पार्टिकल सर्कल में चक्कर लगाएगा तो उसकी वेलोसिटी तो ज़रूर चेंज होगी, क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है। स्पीड चेंज हुए कोई ज़रूरी नहीं है, माने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v चेंज हुए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये वाला v चेंज होगा। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। सो सर्कल में इस बात को बहुत जो है फंडामेंटली समझना होता है। सो मैं आगे जो लिखूँगा वो इस रिलेशन को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो थर्ड है मेरे पास v इज इक्वल टू कितना है, ओमेगा इंटू आर है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। सो डी वी बाई डी टी, और यहाँ भी डी बाई डी टी हो गया, ओमेगा इंटू आर, आर तो कांस्टेंट है। डी वी बाई डी टी को ए टी लिखेंगे, और ये ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी इज़ अल्फ़ा। अल्फ़ा ये मैंने बता रखा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो ए टी जो है वो एक्सेलरेशन नहीं है, ए टी इज़ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये भी मैं आपको वेक्टर के तरीके से भी डिराइव करके समझाऊंगा। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड अल्फ़ा इज़ योर एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन बुक्स में ए लिख देते हैं, आप हमेशा ए टी लिखिए तो आपको डाउट नहीं। ए टी इज़ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो ए टी क्या चीज़ हो गया, ए टी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। यदि कोई पार्टिकल सर्कल में चक्कर लगा रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, उसकी स्पीड बदल रही है, जैसे मान लेते हैं आप साइकिल रेस्ट से स्टार्ट करना चालू करते हैं तो व्हील की स्पीड बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते कुछ टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाती है। या फैन स्टार्ट करते हैं तो रेस्ट से रोटेट करना चालू करता है तो शुरू में उसकी स्पीड बढ़ती है और कुछ टाइम के बाद स्पीड बढ़ना बंद हो जाएगी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन केवल और केवल तभी होगा जब स्पीड में चेंज होगा। सो दिस डी वी बाई डी टी वॉज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। मैंने यहाँ लिखा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जहाँ पर v स्पीड है एंड डी वी बाई डी टी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इस डी वी बाई डी टी को मैंने क्या लिखा है, ए टी लिखा है। दैट इज़ नॉट द नेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दो वजह से होगा, डायरेक्शन चेंज होने से और मैग्नीट्यूड चेंज होने से। सर्कुलर मोशन में हमारे पास जो है एक्सेलरेशन दो हो सकते हैं, एक जो है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से और एक मैग्नीट्यूड चेंज होने से। तो स्पीड जब चेंज होगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, मतलब वेलोसिटी का यदि मैग्नीट्यूड बदलेगा तब तो ए टी होगा, और मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा तो ए टी नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो एक्सेलरेशन है जो डायरेक्शन चेंज होने से आता है वो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है, जिसको रेडियल भी बोलते हैं। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, इसका मैं आपको अभी इधर डेरिवेशन नहीं करा रहा, आगे कराऊंगा दूसरे तरीके से। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को मैं ए सी से लिखूंगा, ए सी या ए आर या ए एन। सो इट इज़ ड्यू टू change in direction, of velocity. सो वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से ये एक्सेलरेशन आएगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ए सी वो किसके इक्वल होता है, वी स्क्वायर बाई आर। ये आपको ध्यान रखना है। अभी आगे वेक्टर के तरीके से आसानी से डिराइव कर सकता हूँ मैं, सिंस मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था, v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। सो आप ए सी की वैल्यू यहाँ आर ओमेगा लिख दीजिए, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई आर, एक आर कट जाएगा। सो कितना हो गया, आर ओमेगा स्क्वायर। सो आप ए सी जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे, वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर। ये बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई पार्टिकल किसी कर्व में चक्कर लगा रहा होगा, चाहे वो कर्व सर्कल हो, इलिप्स हो या कोई भी जनरल कर्व हो, उसका डायरेक्शन तो वेलोसिटी का ज़रूर चेंज होगा। सो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन चेंज होगा, उस डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंटर की तरफ होता है। इसका मतलब समझो थोड़ा सा, जैसे मान लिया मैंने कि ये एक सर्कल है और मेरा पहले पार्टिकल यहाँ था, इसकी वेलोसिटी इधर है, कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ चला गया
तो इसकी वेलोसिटी इधर हो गई, कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ आ गया तो इसकी वेलोसिटी यहाँ हो गई। सो आपका स्पीड जो है कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसमें एक्सेलेरेशन होगा। तो यहाँ पर जब पार्टिकल है और ये सेंटर है तो इसका एक्सेलेरेशन इधर की तरफ होगा। यहाँ पर पार्टिकल चला गया तो एक्सेलेरेशन इधर की तरफ होगा, यहाँ पर पार्टिकल चला गया तो इधर की तरफ होगा। इस तरीके से ये AC है, AC, एंड AC किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है। न्यूटन्स लॉज क्या बोलता है कि यदि आप किसी पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता है। वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता है मतलब ना तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना ही डायरेक्शन चेंज होगा। चूँकि आप पार्टिकल को सर्कल में चक्कर लगवाना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, तो बिना फोर्स के नहीं होगा। कोई भी पार्टिकल अपने आप सर्कल में चक्कर नहीं लगा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी और उस डायरेक्शन को आपको बदलने के लिए फोर्स लगाना होगा। उस फोर्स की वजह से ही एक्सेलेरेशन होगा। सो फोर्स किधर की तरफ होगा? सेंटर की तरफ। फोर्स कॉन्सेप्ट अभी हम आगे चल करके पढ़ेंगे। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो गई कि ये तो नहीं हो सकता है, ये तो केवल तब होगा जब स्पीड बदलेगी, लेकिन सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन होगा ही होगा। तो जब कोई पार्टिकल सर्कल में चक्कर लगा रहा होगा तो सर्कल में चक्कर लगाने की वजह से उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उस पर एक एक्सेलेरेशन होगा। वो एक्सेलेरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होगा। उस एक्सेलेरेशन का नाम क्या होगा? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल का लिटरल मीनिंग होता है टुवार्ड्स सेंटर। सेंट्रीपेटल मतलब सेंटर सीकिंग, जो सेंटर की तरफ हो, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? AC = B²/r, या इसी को मैं कितना लिख सकता हूँ? r⍵²। बाकी इसे हम वेक्टर के फॉर्म में डिराइव करना सीखेंगे। अब हम यहाँ पर यदि नेट एक्सेलेरेशन लिखें, यदि हमारा पार्टिकल जो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, सो हम नेट एक्सेलेरेशन लिख सकते हैं इसका। सो नेट एक्सेलेरेशन, सो पार्टिकल के दो एक्सेलेरेशन होंगे और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जैसे मान लिया मैंने ये, और यहाँ पर कोई पार्टिकल है जिसकी स्पीड इधर की तरफ जा रहा है, इसमें वेलोसिटी v है। सो ये हो गया मान AC, और यदि इसकी स्पीड v बढ़ रही है, घट रही है, तो इसी डायरेक्शन में इसका AT होगा। स्पीड बढ़ेगी तो AT इधर होगा, स्पीड घटेगी तो AT नीचे की तरफ होगा। सो दोनों एक दूसरे से कहाँ हैं? 90 डिग्री पर है। सो हम ऐसे बता सकते हैं आराम से, हमारे पास दो एक्सेलेरेशन हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। AT केवल तब होगा जब स्पीड बदलेगी। सो आप देखिए, ये तो कौन सा एक्सेलेरेशन हो गया? AC टुवर्ड द सेंटर, और ये किधर की तरफ हो गया? टुवर्ड द टेंजेंट AT। ये सब बातें क्लियर हो जाए तो इनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। सो ये रिजल्टेंट ऐसे हो गया। वेक्टर का रिजल्टेंट अपने को निकालने आता है, ये हो गया। और रिजल्टेंट मान लेते हैं कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर मान लेता हूँ रेडियस वेक्टर के साथ। ये AC हमेशा रेडियस की तरफ होगा। सो जो A है ये रिजल्टेंट है इन दोनों का। सो किसके इक्वल हो जाएगा? √AC² + AT²। दिस इज़ द नेट एक्सेलेरेशन। यही लीनियर एक्सेलेरेशन कहलाता है। और यहाँ पर आप tan थीटा डायरेक्शन लिख दीजिएंगे तो tan थीटा होगा कितना? AT/AC। ये लीजिए आ गया। वेयर यदि आप लिखना चाहें दोबारा तो आप लिख सकते हैं कि वेयर AT, इसका कोई फार्मूला नहीं है, दैट इज़ dV/dt, ये आपको वेलोसिटी बताएगा। और AC किसके इक्वल होगा? v²/r के। ये हो गया। सो जब हमारा पार्टिकल सर्कल में चक्कर लगा रहा होगा, उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं होगी, तो v इंक्रीजेज। यहाँ जो मैंने v ले रखा है वो इंक्रीज़ कर रही है, v इंक्रीजेस। और मोशन कैसा है? ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सब अभी मैं आपको अलग अलग हेडिंग के तहत पढ़ाऊँगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने को सर्कुलर मोशन में सीखने की होती हैं। सो मैंने आपको लीनियर और एंगुलर में रिलेशन बताया, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वालिटीज़। एक बताया डिस्टेंस = एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू रेडियस, S = थीटा इंटू r, या थीटा = S/r। फिर मैंने आपको बताया v = r⍵, जहाँ पर v वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है। ये आप बोलने चाहें तो एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं, या यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो v = ω×r होगा। AT = r × अल्फ़ा, और AT क्या चीज़ है? AT इज़ योर d/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। यहीं पर आप लिख सकते हैं AT = dV/dt, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। या नेक्स्ट, इसके बाद मैंने सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन बताया,
इट इज़ ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसका मैंने तो डिराइव नहीं किया, मैंने लिख दिया है v²/r। ए सी किसके इक्वल होगा, r ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। इसके बाद मैंने नेट एक्सेलेरेशन निकाल लिया, क्योंकि दोनों जो एक्सेलेरेशन है एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं, तो दो वेक्टर 90 डिग्री पर है, तो उनका रिजल्टेंट होगा अंडर रूट स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर वेक्टर। सो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन इन सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। एकदम छोटे से कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। सो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, वेलोसिटी दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन का मतलब पोजीशन वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, ऐसा लिख दीजिए। एंड एक्सेलरेशन क्या होता है? इनको यूज़ करेंगे अभी हम मैथमेटिकली, इनको मैथमेटिकली इनसे डिराइव करेंगे। एक्सेलरेशन दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ये होगा। मतलब यदि आपको वेलोसिटी लिखना है तो ये हो जाएगा dr/dt, और यदि आपको एक्सेलरेशन लिखना है तो ये हो जाएगा dv/dt। वन डायमेंशनल मोशन पढ़ते समय हम वेक्टर नहीं लगा रहे होते हैं, ऊपर एरो नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो एक डायमेंशन में या तो प्लस एक्स में होगा या तो माइनस एक्स में होगा। लेकिन हम जो कि टू डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं तो हमें अलग अलग बातें उसको देखना पड़ेगा। सो v हो गया dr/dt। अब जब तक आप पोजीशन वेक्टर नहीं लिख पा रहे हैं तब तक जो है आप बता नहीं सकते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। सो आसान है, मैं क्या करूँगा कि ये एक सर्कल बना लिया, इस सर्कल में हमारा पार्टिकल जो है चक्कर लगा रहा है। ये मान लिया यहाँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पार्टिकल मान लेता हूँ मैं, और रेडियस जो है ये कितना है उसका, रेडियस r मान लिया। पार्टिकल t0 पर यहाँ होता है और किसी टाइम पर पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। सो मेरा पार्टिकल इस पोजीशन पर है, दिस इज़ टाइम t पर पार्टिकल यहाँ है, और ये जो इसकी वेलोसिटी है वो ये हो गई। सो दिस इज़ वेलोसिटी। और अपने को पता है कि इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हो सकता है और रेडियल एक्सेलरेशन भी हो सकता है, निकालना है। सो अब देखिए ये मैं ओरिजिन मान लेता हूँ ओ, जहाँ से पार्टिकल को देखूँगा, और ये जो है मेरा दिस इज़ योर पोजीशन वेक्टर। किस पार्टिकल कहाँ पर है? पार्टिकल पॉइंट P पर है। सो ओरिजिन से पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है दैट इज़ योर पोजीशन वेक्टर r, ये हो गया। और मान लिया कि एंगल कितना है, थीटा है। सो सबसे पहला जो मैं लिखूँगा वह है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर r। जो पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड r है ना। सो यदि आप इसको लिखना चाहते हैं सो r इज़ इक्वल टू, देखिए ये कॉस हो गया और ये साइन हो गया। सो उसका लेंथ कितना है r, सो r cos थीटा i प्लस r sin थीटा j। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में मैंने पोजीशन वेक्टर लिख दिया। दूसरा आप दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं, r इज़ इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, r के, और डायरेक्शन किधर की तरफ है, ER की डायरेक्शन में, बिकॉज जो मेरा रेडियल वेक्टर होता है वो इधर होता है, ये रेडियल वेक्टर हो गया ER। सो ये हो जाएगा R इंटू ER। ये लिखा है, ER की वैल्यू मैंने आपको बताया था, R कॉमन ले cos थीटा i प्लस साइन थीटा j, दैट इज योर ER। ER जो वेक्टर था ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। सो दैट इज cos थीटा i प्लस साइन थीटा j। सो पोजीशन वेक्टर कितना हो गया R, मैग्नीट्यूड कितना है, रेडियस। यदि कोई पार्टिकल सर्कल में चक्कर लगा रहा है तो उसके पोजीशन का मैग्नीट्यूड हमेशा r के बराबर ही होगा। पार्टिकल यहाँ है तो भी ओरिजिन से डिस्टेंस r है, यहाँ है तो भी रेडियस, यहाँ पर है तो भी रेडियस, कहीं पर भी है उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन हर जगह उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, पोजीशन। सो ER, तो यदि हमें वेक्टर बनाना है तो ER से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज़ योर पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वेलोसिटी निकालूंगा। सो वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। सो अब मुझे लिखना है वेलोसिटी, वेलोसिटी लिखेंगे यहाँ पर। सो ये जो वेलोसिटी v है, वेलोसिटी v किसके इक्वल हो जाएगा, dr/dt, ये हो जाएगा, है ना।
सो v आप कैसे भी लिख सकते हैं d/dt r इंटू ER, ये हो गया। अब r तो कांस्टेंट है, सो r की वैल्यू तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगी, ये हो गया r। और यहाँ क्या बचा d/dt इंटू ER, ये मैंने आपको पहले सिखा रखा है किसके इक्वल होता है, तो v इज इक्वल टू r, और ये जो है ये किसके इक्वल था, ओमेगा इंटू ET, ये आप देख सकते हैं वहाँ से। सो आप देखिए v इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, r ओमेगा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, एंड ET इज योर डायरेक्शन। ये मैंने क्यों लिख दिया, मैंने ऐसा इसलिए लिख पाया क्योंकि आपको पहले मैंने बता रखा है d/dt ER, ये जो है किसके इक्वल होगा, ET के इक्वल होगा, ओमेगा इंटू ET के इक्वल होगा, ओमेगा टाइम्स ET। ये याद नहीं है तो आप देख देख के बता सकते हैं। इस तरह के प्रूफ की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट आप देखिए दूसरा तरीका है, अभी मैंने आपको v इज इक्वल टू आर ओमेगा दूसरे तरीके से बताया था, यहाँ ये डिफ्रेंशिएट किया था तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा ऐसे लिखा, डिफ्रेंशिएट कर दिया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो गया इस, और हमने अपने कॉमन सेंस से लिख दिया कि वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट की तरफ होती है। अब मैं आपको वेक्टर से प्रूव कराया कि यदि मेरा कोई पार्टिकल सर्कल में चक्कर लगा रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, सो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, ET की तरफ है, और उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ओमेगा r के। सो ये वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, r ओमेगा, और डायरेक्शन किधर है, ET की तरफ है। सो v इज इक्वल टू r ओमेगा, एंड सो वेलोसिटी इज along the tangent, so therefore velocity is along the tangent। ये मैथमेटिकली प्रूव हो गया है कि जो पार्टिकल है ये हमेशा ही होता है, कोई भी पार्टिकल किसी भी कर्व में चक्कर लगा रहा हो तो उस पाथ के टेंजेंशियली होती है वेलोसिटी, और इसका स्पीड कितना है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। सो वेलोसिटी इज along the tangent डायरेक्शन हो गया। अब मैग्नीट्यूड कितना है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड कहलाता है, ये हो गया। अब इसके बाद मुझे इसमें एक्सेलरेशन लिखना है। सो थर्ड है एक्सेलरेशन, बस पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन होता है a किसके इक्वल, dv/dt, यहाँ हो जाएगा। अब d/dt, v कितना है मेरे पास, r ओमेगा इंटू ET, ये हो गया। r तो बाहर है, r कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, बाकी नहीं है, दोनों कांस्टेंट नहीं है, ओमेगा भी बदल सकता है और ET बदल सकता है, ये हो गया। सो ये r हो गया। अब मैं लिखूँगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। ये आप देखिए ओमेगा भी वेरिएबल है, यदि ओमेगा कांस्टेंट मान लेंगे तो r ओमेगा बाहर आ जाएगा और केवल ये बचेगा, ओमेगा कांस्टेंट होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वाला टर्म आएगा ही नहीं। हम तो जनरल पढ़ रहे हैं जहाँ पर उसका ओमेगा भी बदल रहा हो, सो ओमेगा भी वेरिएबल है, ओमेगा का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा, मतलब पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट नहीं है। सो ये दो फंक्शन हो गए, ओमेगा हो गया ET, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ दी फर्स्ट। अब आप देखिए यहाँ पर ओमेगा d/dt इंटू ET, ये मैंने आपको पहले बता रखा है, माइनस ओमेगा इंटू ER, ये आप पीछे से देख सकते हैं, और ET और d ओमेगा बाई dt इज अल्फ़ा, ये हो गया। अब r से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस r ओमेगा स्क्वायर इंटू ER, और ये कितना हो जाएगा r अल्फ़ा इंटू ET, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। सो दिस इज़ योर एक्सेलरेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट बात आ गई यहाँ पर अपने पास, ये ET है दैट इज अलोंग दी टेंजेंट, तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, और ये माइनस ER, माइनस कभी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हो नहीं सकता, तो माइनस ER। सो ER किधर है, आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द सेंटर, और माइनस ER किधर है, टुवर्ड द सेंटर, तो सेंटर की तरफ है। तो जो सेंटर की तरफ है तो ये वाला जो पार्ट है वो तो सेंट्रीपिटल हो गया, तो दिस इज सेंट्रीपिटल, और ये जो है ET टेंजेंट की तरफ है, तो ये कौन सा हो गया, टेंजेंशियल हो गया। सो आप देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दोनों एक्सेलरेशन आ गए, एक तो सेंटर की तरफ है, ये सेंट्रीपिटल AC लिखेंगे। सो देयरफॉर AC किसके इक्वल हो गया, r ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा की जगह v/r लिख देंगे तो v²/r हो जाएगा। और फिर आप AT देख लीजिए, टेंजेंशियल कितने इक्वल है, r अल्फ़ा के मैग्नीट्यूड, तो AT इज इक्वल टू r इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा होता है d ओमेगा बाई dt, ऐसे बता सकते हैं। सो AT इज इक्वल टू r अल्फ़ा, AC इज इक्वल टू b²/r। इस तरीके से मैंने आपको डिराइव करा दिया। अब आप देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको बता रखा था AC
आर ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने यहाँ से बताया ए सी आर ओमेगा स्क्वायर, और टेंजेंशियल एक्सलेशन भी इधर सिखा रखा है, टेंजेंशियल ए टी इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, और यहाँ वेक्टर के फॉर्म में जब मैंने आपको बताया तो ए टी इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। तो ये दो अलग अलग तरीके हैं जहाँ से हम उसको जो है बता सकते हैं। केवल एक बार में बताना है कि वेलोसिटी एक्सलेशन कितना होगा, तो पार्टिकल माना, पोजीशन माना, डिफ्रेंशिएट कर दिया। सो पोजीशन वेक्टर लिख दिया मैंने, मैग्नीट्यूड है आर इंटू ई आर, एंड वेलोसिटी लिख दिया डी आर बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो वेलोसिटी कितनी हो गई आर ओमेगा, एंड इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ ई टी, टेंजेंशियल एक्सलेशन की तरफ है, और ये अपने पीछे पढ़ रखे हैं डी बाई डी टी इंटू ई आर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ई टी। सो वेलोसिटी इज अलॉन्ग द टेंजेंट। फिर एक्सलेशन लिख दिया, एक्सलेशन इज डी वी बाई डी टी, वैल्यू पुट करके मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब यदि उसका ओमेगा कांस्टेंट है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो अल्फा वाला आएगा ही नहीं, तो केवल और केवल कौन सा आएगा, सेंटीपिटल एक्सलेशन आएगा, बाकी कोई दूसरा टर्म आ नहीं सकता है। तो ए टी आ गया, ये हमारे पास सेंटीपिटल एक्सलेशन हो गया, रेडियल भी हो गया। अब आप यहाँ पर थोड़ा समझिए, ए टी इज इक्वल टू आर अल्फ़ा है। सो आर अल्फ़ा, और अल्फ़ा कितना इक्वल है, डी ओमेगा बाई डी टी ये है, और ए टी आप यहाँ पर देख लीजिए आर, और ओमेगा की वैल्यू किसकी, डी बाई डी टी, ये किसके इक्वल होगा, वी बाई आर के। सो आर तो कांस्टेंट है, सो आर आ जाएगा बाहर, तो ए टी कितना हो जाएगा, आर बाई आर, और ये डी वी बाई डी टी यहाँ कैंसिल हो गया। सो जो ए टी है टेंजेंशियल एक्सलेशन, ये डी वी बाई डी टी है। ऐसे करके मैंने आपको सारे रिजल्ट मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। मैथमेटिकली प्रूव करने से क्या है कि हमारा डाउट ख़त्म हो जाता है। हो सकता है कि ये प्रैक्टिस करके सीखने में आपको थोड़ा समय लग जाए, बट आप थोड़ा थोड़ा समझिए, पहले लॉजिक समझिए कैसा है, इसके बेसिस पर हम कोई भी क्वेश्चन आगे लगा पाएंगे, हमें थ्योरेटिकल डाउट कभी सोचने में आएगा नहीं।